मतलब हम कैसे जस्टिफाई कर दें कि आपने मतलब जो आंसर आपने लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। तो कुछ है 9 और 10, 8, 9, 10 से ही मैं हर बार रही हुई हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही लकी कहूँगी कि मेरे को इतने सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स मिले। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज कोडिंग की है, कंप्यूटर की है, तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा हमारा स्कोप है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी बच्चे में वो है पेशेंस खुद ही के साथ, कि अगर लास्ट टाइम मैंने ऐसा करा था तो मुझे इसमें और अच्छा करना है, अपने आप से कंपेयर। और पेरेंट्स से भी मैं यही अपना मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को ना किसी से कंपेयर मत करो। नमस्कार साथियों, आज आप यहाँ पर मिलने जा रहे हैं प्रियंका दुर्गापाल जी से, जो कि आपका हल्द्वानी की रहने वाली हैं। और इन्होंने हमारे देश की एक प्रतिष्ठित परीक्षा है भारतीय सांख्यिकी सेवा, उसमें इन्होंने जो है ऑल इंडिया में 8वीं रैंक प्राप्त की है। इनके साथ जो इनका अनुभव है, कैसे इन्होंने संघर्ष किया, कैसे इन्होंने 2020 से तैयारी शुरू की थी, पिछले कुछ प्रयासों में असफलता मिली, फिर इनको जो है इस बार आपका सफलता मिली है। और इसमें जो वार्ता की है वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है एमबीपीजी हल्द्वानी में, डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली जी, उन्होंने यहाँ पे इनसे वार्तालाप की है और आप लोगों तक इनका एक्सपीरियंस पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली यहाँ हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में गणित विभाग में कार्यरत हूँ। और आज हमारे साथ हल्द्वानी की ही बेटी हैं प्रियंका दुर्गापाल, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं पहले प्रियंका का थोड़ा सा परिचय दूँ। आप हल्द्वानी की ही निवासी हैं वर्तमान में और यहीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है और आगे की जो पढ़ाई रही है वो वनस्थली विद्यापीठ से रही है, जिसके बारे में वो अपनी यात्रा बताएंगी। और इस वर्ष 2024 में भारत में एक प्रतिष्ठित परीक्षा है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ISS, भारतीय सांख्यिकी परीक्षा, और उसमें ऑल इंडिया 8वीं रैंक पर आप आई हैं। इस बात के लिए आपको बधाई भी है। धन्यवाद सर। और इसीलिए हम लोग ये बातचीत करना भी चाहते हैं क्योंकि मुझसे, मैं गणित का विद्यार्थी रहा तो कई बच्चों ने भी पूछा कि सर सांख्यिकी में और क्या क्या स्कोप है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, पढ़ाई कहाँ से हो सकती है। और थोड़ी बहुत जानकारी मेरी भी है, लेकिन मुझे लगा कि जिसने स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई किया है, अगर ये बातचीत उन्हीं के साथ हो तो बहुत सारे बच्चों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या किया जा सकता है, ये एक ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। तो पूरी बातचीत जब शुरू करें तो मुझे लगता है पहले जिससे बातचीत हो रही है उन्हीं के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ तक कि अपनी जो यात्रा रही है, आप तो व्यक्तिगत जीवन की अपनी एजुकेशन जो अभी तक रही, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका दुर्गापाल है। मैं हल्द्वानी की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 5th तक की दर्पण चिल्ड्रन गार्डन स्कूल से करी। उसके बाद मैंने 6th से लेकर 12th तक की पढ़ाई अपनी आर्यमन विक्रम बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग से करी। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से किया। ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट्स थे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। जब मैंने अपना 12th किया था उस समय मेरे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो लेकिन मेरा जो स्टैटिस्टिक्स का सफ़र रहा वो एक बहुत ही कहेंगे कि अच्छा, मतलब सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि जब मैंने 12th किया था तो मेरे को फिज़िक्स पसंद नहीं थी। तो मेरे को ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट्स चाहिए थे जो कि मेरे को फ़िज़िक्स, मतलब मैं फ़िज़िक्स से भागती थी तो मुझे फ़िज़िक्स नहीं पढ़नी थी। तो उस समय जब मैंने वनस्थली का फॉर्म देखा और मैंने अपनी फॉर्म भरा तो उस टाइम मेरे को ऐसे सब्जेक्ट्स मिल रहे थे कि जो मुझे फ़िज़िक्स से दूर रख रहे थे। तो मैंने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस इसी वजह से ली थी। स्टैटिस्टिक्स मैंने इसीलिए ली थी, 12th में जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, दो चैप्टर्स होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के, मेनली प्रोबेबिलिटी और एक होता है स्टैटिस्टिक्स जिसमें मीन, मीडियन, मोड, ये सब बहुत बेसिक होता है। तो मेरे को मैथ्स में तो इंटरेस्ट था ही, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें भी मेरे को इंटरेस्ट मेरा डेवलप होगा। तो इस वजह से मेरा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। उस समय मेरे को जो मैंने पेपर क्वालिफाई करा है इसका मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, बस मुझे मैथ्स का पता था कि हाँ, मैथ्स से रिलेटेड समथिंग कुछ स्टैटिस्टिक्स होता है।
तो इस तरीके से मेरी ये जो जर्नी है स्टैटिस्टिक्स की 2015 से शुरू हुई थी। तो फिर जैसे ना आपने बीएससी किया, बीएससी में आपके सब्जेक्ट रहे मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, और इस दौरान जाहिर सी बात है वनस्थली एक अच्छा संस्थान है देश में, और आपने तय किया कि मुझे मास्टर्स में स्टैटिस्टिक्स ही लेना है। तो नॉर्मली हमारे देश में या जनरली ये माना जाता है कि हायर एजुकेशन मतलब पीजी का मतलब होता है हायर एजुकेशन में जाना। फिर आप गई आईएसएसटी और तो ये कब से रुझान डेवलप हुआ, मतलब कब से सोचा कि यूजी के दौरान मतलब बीएससी के दौरान या एमएससी के दौरान कब से तय किया कि मुझे इस एग्जाम के बारे में सीरियसली अब करना है? सर एक्चुअली जब मैं कॉलेज गई थी, मैंने वहाँ से जब बीएससी अपना स्टार्ट करा तो हमारे पहले ही लेक्चर में हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे उन्होंने मेरे को इस सर्विस के बारे में बताया था। बट उस समय मेरा ये था कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है। अच्छा, ठीक है। तो फिर उस समय मेरे को ऐसा पता चला मुझे इसके बारे में, बट मेरा जो इंटरेस्ट था वो सिविल सर्विसेज का था, तो मैंने इतना इस पर ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ पे मेरे एक और प्रोफेसर थे डॉक्टर नरेश चंद्र कबीरवाल सर, उन्होंने मेरे को कहा कि तुमको इसको ट्राई करना चाहिए, मतलब तुम ऐसा नहीं है कि सिविल मत करो, तैयारी मत करो, बट एज अ सब्जेक्ट तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें इसका भी करना चाहिए। तो जो इनिशियल पुश होता है मेरे को सर ने ही दिया। इवन जब परसों सर का जब मेरा एक पेपर क्वालिफाई हुआ, सर का कॉल भी आया था, तो सर ने मुझसे कहा कि अभी तुम उसको छोड़ना मत, वो करना है अभी सिविल सर्विसेज, ये एक फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ है। तो तब मैंने सोचा, सर के कहने पे ग्रेजुएशन में मैंने सोचा था कि मेरे को ये अपना आईएसएस का पेपर देना है। फिर जब मैंने आईएसएस का सिलेबस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुझे पीजी में पढ़ाए जाएंगे, मतलब बहुत सारे उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि अभी हमने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े थे, जो हमें पीजी में पढ़ने थे। तो मुझे इसलिए लगा कि अब हमें मतलब इसकी तैयारी के लिए पीजी कर लेना चाहिए, तो मुझे पीजी जो होगा मेरा इसकी प्रिपरेशन में बेनिफिशियल रहेगा। बढ़िया। हाँ। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि नरेश चंद्र कबीरवाल सर हल्दू चौड़ के रहने वाले हैं, अब तो हल्द्वानी ही मानिए आप उसे भी, और वनस्थली विद्यापीठ में बहुत बेहतर शिक्षक हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनको काफ़ी एनकरेज करते हैं। मैं आपसे तो हाल ही में मिला था, लेकिन आपके बारे में उन्होंने बताया था, मतलब मैं वैसे नहीं जानता था, तो 2-3 बच्चों के बारे में वो बताते थे कि ये लोग मतलब अच्छा करेंगे सर स्टेट में। तो ये अपने आप में भरोसा है, शिक्षक का भी भरोसा है, और इस बात के लिए किसी शिक्षक ने अगर प्रेरित किया है वो तो सभी हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ से हैं तो एक लगाव होता है ना। चलिए ठीक है। अब इस परीक्षा के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है, तो ऑब्वियस है कि स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ी है वही लोग देंगे। यूपीएससी में के द्वारा बहुत सारी परीक्षाएं हैं। 12वीं क्लास में जो बच्चे एनडीए देते हैं, एससीआरए देते हैं, वहाँ से शुरू करें यूपीएससी तक, लेकिन उसमें ना सभी देते हैं। यूपीएससी एग्जाम कोई भी दे सकता है जो ग्रेजुएट हो और 21 ईयर की एज हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो साइंस के लोग भी दे सकते हैं। जियोलॉजिस्ट की सर्विसेज हैं, आपकी स्टैटिस्टिकल सर्विसेज हैं, तो ये थोड़ा अलग है, तो इसके बारे में अवेयरनेस का लेवल भी कम होता है। तो पहले ना हम सब्जेक्ट पे जाने के बजाय क्यों ना हम ऐसा करें कि एक आईएसएस क्वालिफाई करने के बाद आप किन किन पदों पर काम करेंगे, शायद लोगों के लिए यूजफुल हो, कि जानकारी बढ़े कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किन किन विभागों में, किन किन पदों पर, और क्या क्या वहाँ काम होगा। सर तो जब हमारा ये पेपर क्वालिफाई हुआ है अभी, तो इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग पीरियड करेंगे जो कि 2 साल की रहेगी। हमारी एकेडमी है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा पे, नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी, वहीं पर हमारी ट्रेनिंग रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज अ प्रोवेशनरी वहाँ पर अपॉइंट होते हैं। उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 2 साल बाद, फिर हमारी पोस्टिंग आएगी। तो हम फर्स्टली जो होते हैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट होते हैं। हमारी फर्स्ट पोस्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की होती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो लोग हमसे हमारी प्रेफरेंसेस पूछते हैं मिनिस्ट्रीज़ की, आपको कौन सी मिनिस्ट्री प्रेफरेंस कर लेनी है, बट यूजुअली ऐसा होता है कि वो अपने हिसाब से ही अलॉट करते हैं हम लोगों को। अभी इस साल ये देखा गया था, अभी तक तो हमको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती थी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या एग्रीकल्चर या फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री या होम अफेयर्स, जितनी भी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर पोस्टिंग मिलती थी। बट इस बार की जो बैच जो पास आउट हुआ है 2022 बैच जो पास आउट हुआ है 24 में,
उन लोगों को होम स्टेट मिली हुई है। मतलब हम अपने अपने होम स्टेट में भी एक फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न होता है, जैसे उत्तराखंड में है, एक देहरादून में है और एक अल्मोड़ा में है। जो मेन डिवीज़न है वो देहरादून में है और जो सब डिवीज़न है वो अल्मोड़ा में है। तो इस बार के जो थे बच्चे पास आउट जो हुए हैं ट्रेनिंग पीरियड से, उनको अपनी होम स्टेट मिली हुई है। मतलब हाँ, होम स्टेट मिली हुई है। मतलब वो उपलब्धता पर भी होता होगा कि हाँ। जितनी सीटें उपलब्ध होंगी हाँ, उस हिसाब से मिल मिल जाएगी। जाती है। हाँ, अगर हाँ। नहीं उपलब्ध हुई तो फिर फिर कहीं और होगी। हाँ हाँ। तो उत्तराखंड से इस साल कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, ऐसा मालूम है आपको? आई थिंक मेरे उसमें तो मतलब ये 2024 वाले में तो आई थिंक मैं ही हूँ, बट मैं इसे फॉर चलिए, श्योर नहीं हम कह सकती उम्मीद हूँ। करते हैं कि आप अपने राज्य में करें तो हाँ। अपनी सेवा तो हमें और अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि ठीक है, अगर आपको हमारा जो कृषि मंत्रालय है तो ऑब्वियस है डेटा सबको चाहिए। डेटा हर विभाग में जो डेटा से रिलेटेड काम है, सांख्यिकी का मतलब है कि डेटा से ही जुड़ा हुआ काम होना है। तो वो होम मिनिस्ट्री को भी चाहिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ वो आपने वेलफेयर, हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए बोला। तो ऑब्वियस है ऐसे हर विभाग के पास डेटा तो सभी को चाहिए। मतलब तो जॉब तो किसी भी डिपार्टमेंट के तहत हो सकती है, लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट भारत सरकार के ही होंगे ना? या राज्य सरकार के? नहीं, भारत सरकार। भारत सरकार। हाँ। ठीक। अच्छा, तो फिर अब राज्य सरकार पे फिर आएंगे। जब आईएएस चल रहा है तो पहले उस परीक्षा के बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ा सा परीक्षा, अगर कोई ये जो लोग देख रहे हैं अगर वो तैयारी करें तो इस परीक्षा के बारे में इसमें थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा, ताकि वो लोग जान सकें, रफ आइडिया तो हो ही जाए। जैसे कि आईएएस का नोटिफिकेशन है 21 इयर्स के जब आप होगे तब आप इस पेपर देने के लिए एप्लीकेबल हो। 30 इयर्स होती है जनरल की, 30 इयर्स है अपर लिमिट। एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन एज अ स्टैटिस्टिक्स पूरे तीनों साल में पढ़ना होता है, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो स्टैटिस्टिक्स से। मतलब। हाँ, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। पहला तो ये क्राइटेरिया है। उसके बाद फिर इसको साल में एक बार कराया जाता है। यूजुअली ये जून के महीने में होता है। एक ही पेपर होता है इसका, मतलब सिर्फ जैसे यूपीएससी सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, इसमें सिर्फ एक मेंस रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसको क्वालिफाई करके फिर आपका इंटरव्यू होता है। अब हम एग्ज़ाम पे आएँ तो एग्ज़ाम हमारे 6 होते हैं। 3 दिन में हमको 6 एग्ज़ाम देने होते हैं। पहला पेपर हमारा इंग्लिश का होता है, जनरल इंग्लिश होती है। उसमें अगर हम थोड़ा ब्रीफ में उसको पेपर के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूँ तो उसमें एक हमारा एसे राइटिंग होता है, एक हमारा प्रेसिस राइटिंग होता है, और एक और हमारा दो मेनली एसे राइटिंग होते हैं, और फिर ओमिशन, एरर्स, फ्रेजेस और ईडियम्स ये सब होते हैं। सेकंड पेपर हमारा जनरल स्टडीज़ का होता है। उसमें हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स मेनली रहता है, और ये दोनों ही पेपर हमारे सब्जेक्टिव रहते हैं। हाँ, उसके बाद हमारा 4 पेपर्स हमारे स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। अच्छा। हाँ, मेन जो हो गए 4 पेपर हमारे स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। पहले जो 2 पेपर होते हैं, पेपर जो सेकंड डे में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्टैटिस्टिक्स हाँ, ऑब्जेक्टिव। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में ही ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। और फिर थर्ड डे हमारे 2 पेपर रहते हैं, पेपर 3 और पेपर 4, वो दोनों ही पेपर हमारे सब्जेक्टिव रहते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा ये 3 दिन के 6 पेपर्स के बाद फिर जब हमारा फाइनल रिजल्ट मतलब होता है कि कट ऑफ क्लियर करनी होती है, जब आपका इसका मेंस क्लियर होगा फिर आपका इंटरव्यू होता है। वो कितने नंबर का होता है? रिटन पेपर हमारा 1000 नंबर्स का होता है। अच्छा। और इंटरव्यू हमारा 200 नंबर्स का होता है। 200। हाँ। ठीक, आपके इस साल के मार्क्स आ गए हैं? हाँ हाँ सर, आ गए। इंटरव्यू में कैसा रहा? सर इंटरव्यू में मेरे को 114 मार्क्स मिले हैं। बढ़िया। हाँ। जैसे नॉर्मली ये उम्मीद की जाती है कि जो रिटर्न होता है वो आपकी सब्जेक्ट्स में कितनी पकड़ है, हाँ हाँ, ये देखा जाता है। हाँ। और जो इंटरव्यू है वो आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। हाँ हाँ। व्यक्तित्व 1 दिन में तो बनता नहीं, एक लंबी प्रोसेस है। आप किस तरह से अपनी बात रख सकते हैं, काउंटर कैसे कर सकते हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो आपका अनुभव इंटरव्यू का कैसा रहा? मतलब इंटरव्यू आपने कितनी बार दिए हैं? या इसकी आपकी जो यात्रा रही आईएएस की, उस यात्रा में कितनी बार आपने ये दी परीक्षा, और कब आप कहाँ तक पहुंची सर, इसके बारे में थोड़ा सा। 2020 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैंने इसका पेपर देने स्टार्ट करे थे।
2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। उस ईयर क्या हुआ था, 11 सीट्स आई थी ऑल ओवर इंडिया, तो मैं पहले ही डर चुकी थी कि इस बार तो मेरा नहीं होना है, मतलब मैं मान के चल रही थी कि नहीं होगा इस बार, बट फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरे रिटर्न में आई थिंक 421 नंबर्स कुछ थे, कम ही थे। कट ऑफ उस बार गई थी 465 रिटर्न आउट के। ऑफ 1000। हाँ, आउट ऑफ 1000 कट ऑफ 465 गई थी और मेरे आई थिंक 421 नंबर्स थे। हाँ, ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ना कि 460 के आसपास हाँ हाँ अगर कट ऑफ है हाँ हाँ जनरल में, हाँ हाँ तो ये 46%। हाँ मतलब लोग जब आजकल अपने बच्चों की 99%, 98% में टेंशन में है हाँ कि 100 नहीं आ पा रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा नहीं है। नहीं। अगर वास्तविक मूल्यांकन होगा तो वो कम ही रहता है। कम ही। यूपीएससी भी 50% के आसपास ही, सीधे- नॉर्मली 50-52%। इससे ज्यादा नंबर का कोई मतलब बनता भी नहीं। नहीं नहीं देता, यूपीएससी देता ही नहीं है नहीं नंबर। मिलता वो। हाँ। अगर आपका वास्तविक मूल्यांकन होगा तो कम ही आएंगे। कम आने पे ये होता है कि इसका मतलब सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है, आप करिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अगर 100 पहले ही दे रहे दे हैं दे। उसे, हाँ तो भाई वो तो परफेक्ट अपने आप को मान के चलेंगे जो चलेंगे। नए बच्चे हैं, हाँ, जो ये बिल्कुल, दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। अभी भी लगता है कि नंबर्स को देते समय इतना लिबरल या अति हो रही है, थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत राय है मेरी। सर मैं तो इवन मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी, लैंग्वेज के पेपर में भी 100 नंबर्स दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में तो मेरे को खुद ही ऐसे सरप्राइजिंग होता है कि हाउ कैन, मतलब हम कैसे जस्टिफाई कर दें कि आपने मतलब जो आंसर आपने लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आप 100 में से 100 दे रहे हैं। हाँ, वो तो हम झूठी तसल्ली दे रहे हैं। हाँ वही हम वही। नंबर इतने दे रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे। हाँ अब हम नंबर दे रहे हैं, इससे बच्चा भी खुश, हाँ इससे उसके गार्जियन भी भी खुश, खुश। वो दोनों खुश तो स्कूल भी खुश, तो स्कूल खुश तो टीचर भी खुश, फिर हो गया, सभी खुश हैं इसमें। हाँ। लेकिन ये अपने आप में बहुत खतरनाक हो रहा है जो इस समय है। हो रहा है। तो अगर 460 के आसपास कट ऑफ है और 1000 नंबर का रिटर्न है, आप समझिएगा। हाँ हाँ, तो खैर अपनी यात्रा आपकी। हाँ हाँ। ठीक। फिर उसके बाद फिर मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था अपना 2022 में, उस समय मेरा इंटरव्यू में 9 नंबर से मैं रह गई थी। उस बार गया था 440 कट ऑफ गई थी और मेरे 431 अप्रॉक्स नंबर्स थे। हाँ, तो आई थिंक 9 या 8 नंबर से मेरा उस बार इंटरव्यू रह गया था। फिर उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट दिया मैंने, और थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे साथ ऐसा मतलब हुआ कि अगर कोई सुनेगा तो बिलीव नहीं करेगा। जस्ट मेरा जैसे जून में एग्ज़ाम होता है, मेरा इसका फिक्स ही रहता है, हमारे जून के 3rd वीक में एग्ज़ाम फिक्स रहता है। तो अप्रैल में क्या हुआ, मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई। ठीक है, तो फिर उस समय क्या हुआ, दादी की तबीयत ख़राब हो गई और हम लोग थोड़े हैं मतलब दादी से बहुत कनेक्टेड थे, बचपन से दादी हमारे ही साथ रही। तो उस समय और ऐसा हुआ कि पढ़ाई का बिल्कुल माहौल बन नहीं पा रहा था। मतलब जितना भी मैं पहले के 2 अटेम्प्ट्स में जब मैं पूरा 10-10 घंटे पढ़ रही थी, तब उसके बाद मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ। तो थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे को लगा कि मुश्किल से 2 घंटा पढ़ती थी शायद, या 1 घंटा या 1.5 घंटा, वो भी घर वाले पुश करते थे कि पढ़ ले, क्योंकि हमारा घर का माहौल ऐसा रहा है कि दादी की तबीयत जब ख़राब हुई तो सभी लोग देखने आ रहे थे कि तबीयत ख़राब हो रही है, देखने आना। तो उसमें हम सब लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर जितना भी मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटा मैंने अप्रैल मई जून में पढ़ा, उसी में मैं और जस्ट मेरे एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले मेरी दादी की डेथ भी हो गई। हाँ, तो फिर उस समय जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो पापा की वजह से गई, मैं देने भी नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, तो मैं क्या ही एग्ज़ाम में लिख पाऊँगी। इवन मुझे याद भी है, मैं नीचे बैठी हुई थी, जाने का टाइम हो रहा था। मैं मम्मी से कहा, मम्मी पापा की वजह से मैं जा तो रही हूँ पेपर देने, बट अगर मेरा वहाँ पे जाके हिम्मत नहीं हुई पेपर देने की तो मैं नहीं जाऊँगी पेपर देने। मैं यहाँ, जयपुर था मेरा सेंटर, मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी पेपर लिखने, बट मैं यहाँ घर से मैं चली गई पेपर देने के लिए। फिर भगवान की दया से मैंने 6 के 6 पेपर लिख लिए अच्छे से, बट मेरे को उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो ये था कि प्रिपरेशन उतनी थी। बट ये था ना कि मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नहीं है प्रिपरेशन, बट वो हुई थी प्रिपरेशन। मतलब उस समय पे आपका माइंडसेट ऐसा था कि आपको लग रहा है कि नहीं होएगा। मतलब मैंने उम्मीद सब छोड़ दी थी कि इस बार मेरा रिटर्न क्लियर नहीं होएगा, क्योंकि ऐसे 2-2 घंटा पढ़ के तो नहीं होएगा। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा टाइम, जून का महीना वो हुआ, फिर जुलाई से मैंने कहा कि अब इस बार का तो होना नहीं है, अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा नेट की तैयारी करते हैं अब मेरे, क्योंकि 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था।
3 साल से मैं लगातार प्रिपरेशन कर रही थी। एक्सटर्नल प्रेशर्स भी बहुत रहते हैं हाँ। कि आप क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर नेट क्वालिफाई होगा तो शायद मेरे को खुद को जस्टिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ कुछ किया है मैंने। तो फिर जुलाई से मैंने नेट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, यूजीसी नेट की, पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए। फिर उसके बाद जून और जुलाई और अगस्त मैंने इसी की प्रिपरेशन करी नेट की। और ग्रेसफुली अगस्त में जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम उस लिस्ट में होगा। मैं ऐसे रैंडमली चेक करी तो बाय गॉड ग्रेस मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया। भगवान की कृपा, अम्मा की आशीर्वाद से उसमें मेरा नाम आ गया। फिर उसके बाद से फिर मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने कहा कि अभी तो नेट का फिर बाद में देखेंगे। मैंने नेट की स्टडीज़ जो थी वो मैंने होल्ड पे रख दी। फिर उसके बाद मैंने 2023 में अपना 3rd अटैम्प्ट था मेरा, लेकिन इंटरव्यू मेरा पहला था। अब क्योंकि हमारे एग्ज़ाम की इतनी अवेयरनेस नहीं है और मेरे को भी नहीं पता था कि मॉक इंटरव्यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं या क्या था। 1-2 जगह जहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने आई थिंक 2 या 3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए और और मैंने खुद ही सेल्फ प्रिपरेशन से ही मैं अपने फिर इसका इंटरव्यू के लिए चली गई, फाइनल इंटरव्यू के लिए, जो कि 19 दिसंबर 2023 को था। फर्स्ट यूपीएससी का इंटरव्यू था। बहुत डरी हुई थी, बहुत ही नर्वस थी, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और शायद इतना नर्वस थी मैं कि वो वहाँ पे जैसा जाना चाहिए था इंटरव्यू मेरा नहीं गया था। मतलब मेरे को बाद में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं इससे बेटर कर सकती थी। तो फिर उस साल फिर अगेन फिर मेरा फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं आया था नाम। और उस बार पता नहीं 9 नंबर से मेरा क्या इतना वो है, उस बार भी मैं फाइनल इंटरव्यू में 9 नंबर से ही रही थी। मतलब 4, 5 कुछ ऐसे ही था कि जो कट ऑफ गई थी वो 638 थी और मेरे जो थे 628 थे फाइनल जो थे नंबर्स। तो कुछ है 9 और 10, 8, 9, 10 से ही मैं हर बार रही हुई हूँ। तीसरे के बारे में थोड़ा सा मैं हाँ चाहूँगा। हाँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ बच्चों से भी जो तैयारी करते हैं कि अब तीसरा अटेम्प्ट में आप बाहर हुई हैं, यहाँ तक आते आते 3 साल से ज़्यादा हो चुका होता है। और ये एक बड़ी परेशानी है, अपने को इतने समय तक मोटिवेट कैसे रखें। मतलब तैयारी जो लोग कर रहे होते हैं वो से ज़्यादा कई बार हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है या परिवार का सपोर्ट भी है, तो हमारे रिश्तेदार जो हैं वो आपको लगातार पिंच करते रहते हैं कि अब क्या है। और लड़कियों के पास हमारे समाज में इन जनरल लड़कियों को उतने मौके नहीं मिलते जितने लड़कों को मिलते हैं। ये सच्चाई है इन जनरल। किसी परिवार में मिल जाते होंगे बराबर, लेकिन अधिकतर घरों की हाल है, अगर आप डेटा उठाएंगे तो मेजोरिटी बेटियों के पास समय कम होता है और उन्हें उतने में ही अपने को साबित करना होता है। मतलब उनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये एक अपने आप में बहुत शानदार बात है। और आपने जब ये कहा कि तीसरी बार मैंने उस समय 2 घंटा से ज़्यादा कई बार नहीं हो पाता था पढ़ना, क्योंकि दादी बीमार है और आप उसे तो देख ही रहे हैं जितने उसको उनको देखने आ रहे हैं। Exactly. हल्द्वानी में जो स्पेशलिस्ट है, क्योंकि सभी के पास मुझे लगता है यहाँ एक होलसेल में रिश्तेदार है, कम भी नहीं है। तो वो जितने आते हैं, लेकिन ये बच्चों को बताने के लिए यहाँ पर एक बड़ा शानदार पॉइंट मुझे लगा कि अगर आप लंबे समय से स्टडी करते आ रहे हैं तो तात्कालिक समय में परीक्षा के समय अगर आप कम भी पढ़ पाए हैं तो आपके पास एक पुराना बेस है। आप भरोसा रखिए वो आपको कहीं न कहीं मदद करता है। तो लंबे समय तक कई बार अगर आपने मेहनत की है और वो मेहनत आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो मेहनत कहीं ना कहीं काम कर जाएगी। बस आप अपने भरोसा रखिएगा, जो मुझे लगता है सर। बिल्कुल ना। ऐसा मुझे खुद भी अपनी असफलताओं को देख के लगता था, क्योंकि मैं बच्चों से कहता भी रहता हूँ कि तुम लोग अभी मुझसे ज्यादा फेल नहीं हुए हो। मतलब मैं ज्यादा बार फेल हुआ हूँ, मेरा अनुभव फेल होने का ज्यादा है। तो मुझे मालूम है कि आपने अगर पढ़ा है ना तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इसलिए घबराओ मत, पेशेंस बनाए रखो। अगर आप बनाए रखोगे तो वो चौथी बार की कहानी अब आप बताइए तो वो काम आएगी। फिर जब तीसरी बार का मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मैं अपने आप को बहुत ही लकी कहूँगी कि मेरे को इतने सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स मिले। मेरे पापा बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। मतलब कभी भी मेरा जब भी रिजल्ट नहीं आता था तो शायद मैं होपलेस हो जाती थी, बट मेरे पापा कभी होपलेस नहीं हुए। उन्होंने मेरे को हमेशा पुश किया, हमेशा मोटिवेट किया, तू मेहनत कर, होगा। मतलब वो उनका बस ज़्यादा कुछ वो बोलते नहीं है, बट बस इतना ही रहता था कि मेहनत कर, होगा, एक दिन ज़रूर होएगा। तो जब 3rd अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट ही किया था
कि तू मेहनत कर, होगा। तो फोर्थ अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो उस समय मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि 3 साल से वही कंटिन्यूसली चल रही थी। तो फोर्थ अटेम्प्ट जब मैंने दिया इस बार जून 2024 में, फिर उसके बाद हाँ, फिर इसी की प्रिपरेशन चल रही थी। अब मुझे खुद भी अपने आप पे विश्वास हो गया था कि मैं इस बार कर लूँगी। अब इसी को करना है, हाँ, और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना है। और एक वो सेल्फ वो भी हो गया था, भरोसा हो गया था कि इस बार तो हो जाएगा। तो मैंने नेट का भी नहीं सोचा मैंने कि नेट करना है करके। मैंने इसी की तैयारी करी। जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ तो मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि इंटरव्यू तक तो मैं जाऊँगी इस बार, मुझे पता है। और जो पिछले बार मेरे इंटरव्यू में कमियां रह गई थी कि मैं नर्वस हो गई थी, और वो सब चीज़ों पे मैंने काम करा कि मुझे अपने आप को अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, सबसे पहले आपको खुद को विश्वास दिलाना होता है कि आप उसके लिए बने हो, आप उसको कर सकते हैं। लास्ट टाइम शायद जब इंटरव्यू में मैं नर्वस हो गई थी तो मुझे ऐसा अपने आप में शायद भरोसा नहीं था, या क्या था कि इतनी बड़ी पोस्ट है, मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, या कुछ भी मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ रही, उस चीज़ पे मैंने इस साल काम किया था कि नहीं, ये जॉब मैं डिज़र्व करती हूँ और मैं कर लूँगी। एक सबकॉन्शियस में मैंने अपने आप को उस पोस्ट पे देख लिया था। तो मेरी तैयारी इस तरीके से रही, और बाय गॉड ग्रेस, घर वालों का सपोर्ट, सभी का, इस बार मेरा फाइनली हो गया लिस्ट में। जब नाम आया तो बहुत ही खुशी हुई। चलिए, तो मतलब कितना लंबा संघर्ष है। बहुत। और मतलब लोग सफलताएं केवल ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके पीछे संघर्ष और इतने समय तक लगातार असफलताएं जो है वो आसान नहीं है झेलना ना। उसके बाद भी परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है, और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है सब लोगों का। यहाँ पर मतलब ये है ना कि जैसे कुछ समय पहले, 2 साल पहले, एक किसी का इंटरव्यू था, परिचित का, तो महिला थी, और वो 16 साल से प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक थी। ठीक, अच्छा काम किया था उन्होंने, और उस दौरान ही उन्होंने पीएचडी भी कर ली, नेट भी कर लिया है, और उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था। और अनफॉर्चुनेटली कोविड वाले फेज में उनका जब इंटरव्यू था जिस साल, उसमें कुछ समय पहले उनके फादर की डेथ हुई कोविड, और ठीक कुछ समय पहले हस्बैंड की डेथ। मतलब ऐसी परिस्थितियों के बाद कुछ समय बाद उनका इंटरव्यू था। तो किसी ने उनको, मैं इत्तेफाक से आज तक उनसे आमने सामने नहीं मिला हूँ, तो किसी ने मेरे बारे में बताया, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने उनको बहुत देर तक बातचीत की, और उन्हें जो भी अच्छा लगा, तो हमारी बातचीत 3 या 4 बार हुई। ठीक है, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो सीमित मेरी समझ है, मैंने वो भी शेयर की। और अब ठीक है, वो चले गई इंटरव्यू देने, और जिस दिन वो देने गई तो थोड़ा घबराई थी सुबह, तो फ़ोन आया कि सर थोड़ा घबराहट हो रही है। अब मुझे पता है मेरे पास इस समय केवल 3-4 मिनट है, वो अंदर चले जाएंगे, फ़ोन जमा हो जाएगा। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा अब आप ऐसा सोचिए कि आप बाहर हो चुकी हैं। ठीक है, उन्हें शायद बुरा भी लगा पहले एकदम सुनते ही ऐसा, कोई आयोग के सामने खड़ा हो और आपको फोन पे ना। मैंने कहा अब आप सोचिए कि आप बाहर हो चुकी हैं, और आप बाहर जा रही हैं, और आयोग वालों ने कहा कि एक बार हम आपको और मौका देते हैं, अगर आप अंदर आओ और अगर साबित कर सकते हो, तो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, तो साबित करो। तो मैंने कहा अब आप किस माइंडसेट से जाएंगी अंदर? मतलब आयोग वाले ही कह दे एक बार आ जाओ, दोबारा दे दो, अगर तुम्हें लगता है तुम काबिल हो। तो ऐसा अगर हो आप सोचिए तो, और अब किस माइंडसेट से जवाब देंगी? ऐसा ही समझिएगा कि ये वही वाला मौका है। तो फिर तो आप पूरे ताकत लगाएंगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। नहीं। तो बहरहाल उनका हुआ सिलेक्शन ना। तो वो कहते भी है कि बहुत ही उटपटांग जवाब दिया। मैंने कहा मुझे वही सूझा फिर। उस समय मैं भी क्या बताऊंगा यहाँ से। मुझे लगता है इसीलिए मैंने कहा था कि इंटरव्यू के दौरान आप किस तरह से जवाब देते हैं, कितने आत्मविश्वास से, रिलैक्स होकर। अगर ऐसा होता तो शायद तीसरे वाले में भी ये संभव था कि वो हो जाता। वो कोई बड़ा अंतर नहीं था 8 नंबर का। नहीं था। हाँ चलिए, खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अब हम जैसे आपके यूपीएससी का तो ये ठीक है, हमने यहाँ तक की यात्रा जान ली। आपके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि
आज की तारीख में जिस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब लगभग हकीकत है, वो आर्टिफिशियल नहीं रही अब, वो हकीकत है। मशीन लर्निंग और बाकी सारी चीजें हैं, और डेटा पे हम बात करते हैं, तो जो कुछ नहीं जानता वो भी डेटा के बारे में जानता है। मोबाइल डेटा भी जानता ही होगा कि डेटा खत्म हो गया। अच्छा, बाकी एल्गोरिदम आप जानते हैं, डेटाबेस कितनी है, आप कुछ भी चेक करते हैं यूट्यूब पे या किसी भी, तो आपको फिर वो वैसा ही दिखाने लगता है। जिस तरह के वीडियो आप देखते हैं, पसंद करते हैं, आपको फिर वो वैसे ही दिखाते हैं। तो डेटा का यूज तो है ही। तो स्टैटिस्टिक्स का बच्चों को हम बताएंगे कहाँ क्या क्या उपयोग और क्या क्या स्कोप है। स्कोप के बारे में एक सवाल होगा, फिर अगले सवाल में हम कहाँ कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं वो बाद में करेंगे। पहले हम स्कोप पे थोड़ा सा बात कर लें। ठीक सर, अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से, तो हम एक तो अपना यूपीएससी आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक आरबीआई एग्ज़ाम कराता है डीएसआईएम करके, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें हम लोग मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं, जो हमारी फर्स्ट पोस्टिंग होती है जनरल मैनेजर की पोस्टिंग पे जाते हैं। उसके बाद हमारी स्टेट स्टैटिस्टिकल सर्विसेज भी ऑफिसर्स की राज्य सरकार में भी हम लोग एज अ सांख्यिकी अधिकारी होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने दिया है उत्तराखंड का ही, अभी अक्टूबर के महीने में हुआ था यही सांख्यिकी अधिकारी का। आई थिंक उत्तराखंड सरकार ने वो पहली बार एग्ज़ाम कराया है। इससे पहले वो कराया है उसने 2018 में, आई थिंक इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर करके। बट ये वाला जो एज अ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला है, ये पहली बार ही कराया है। उसके बाद हम लोग यूजीसी नेट वगैरह दे सकते हैं, यूजीसी नेट दे सकते हैं, सीएसआईआर नेट भी हम लोग दे सकते हैं। यूजीसी नेट में हम लोग पॉपुलेशन स्टडीज़ का देते हैं एग्ज़ाम, और सीएसआईआर नेट में हम मैथमेटिकल साइंस का देते हैं। उसके बाद अगर आप पास स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, और अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज कोडिंग की है, कंप्यूटर की है, तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा हमारा स्कोप है। एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट हम लोग अपॉइंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बीएससी स्टैटिस्टिक्स से कर रहे हैं, और अगर आपका जैसे 12th के बाद बहुत बच्चों का ड्रीम रहता है कि आईआईटी जाना है, और किसी वजह से हम नहीं जा पाए हैं, तो एमएससी का आईआईटी जैम करके एग्जामिनेशन होता है, हम वहाँ से भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है, मतलब वहाँ हम बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और पीएचडी तीनों ही वहाँ से कर सकते हैं। बढ़िया। और हाँ, गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, गेट का दे सकते हैं। CUET PG होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो भी दे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का वो भी दे सकते हैं। और सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरे को मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप लोग सर्च करिएगा एक्चुअरियल साइंस करके, उसमें भी हमारा बहुत अच्छा स्कोप है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ वगैरह, नॉलेज वगैरह उस चीज़ में भी बहुत है। बट मेरे को इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो हमें सर ने बताया था कि एक्चुरियल साइंस भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट आईएसएस में था तो मैं उधर को नहीं गई। हाँ, एक्चुरियल साइंस के बारे में थोड़ा सा जो मैं बच्चों को समझाता हूँ, मुझे भी उतना ही आता है। आप ऐसा समझिए ना कि आप कोई प्लान खरीदते हैं मोबाइल कंपनियों का, आप कहते हैं इतने रुपए में इतना डेटा आता है, इतना इसमें कॉल होंगी, इतने एसएमएस होंगे, इतना डेटा मिलता है। ये भी तो कोई तय करता होगा। अच्छा, ये तो शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, आपको डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है, और वो बताते हैं कि अगर आपने 25 साल या 20 साल या 15 साल की पॉलिसी ली, अलग अलग ड्यूरेशन की है, तो इतने साल में आपको इतना पैसा जमा करना है, आपको इतना कवर मिलेगा, इतना अगर मनी बैक है तो ये मिलेगा, नहीं है तो फिर कुछ और मिलेगा, जो भी है। अरे भाई, वो भी प्लान कोई सोच समझ के ही बनाता होगा, वो आप रैंडमली थोड़ी बना लेंगे। आप सोचेंगे ना 25 साल बाद इस देश की इकोनॉमी कहाँ पर हो सकती है, इस दौरान क्या क्या संकट आ सकते हैं ना, कहाँ कहाँ संकट हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती है, इकोनॉमी कितना फ्लक्चुएट कर सकती है, और अल्टीमेटली आपको इस तरह से प्लान बनाना है कि कंपनी भी नुकसान में ना रहे, और जो व्यक्ति ये पॉलिसी ले रहा है वो भी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ना। तो ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, कोई तो ये सोचता ही होगा। तो बस ये 2 उदाहरण पर्याप्त है मुझे लगता है ये समझाने के लिए कि ऐसे कई चीजें होंगी जिसमें लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस आप करने होते हैं। तो एक्चुरियल साइंस अपने आप में, और एक और भी है आपका, जो मैं एक मित्र ने बताया था वो शेयर करता हूँ। चार्टर्ड फाइनेंशियल
एनालिसिस्ट CFA था। हाँ आप ऐसे समझिए कि मुझे अगर मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ और मुझे एक कंपनी किसी की है और मुझे सोच रहा हूँ यार इसे मैं खरीद लूँ। कंपनी खरीदने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए जो देखेंगे कि इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ कैसी है, कैसी हेल्थ है इसकी बैलेंस शीट की, फ्यूचर क्या है इसका, पूरा कितने में ये खरीदने तक ये फायदेमंद है ना। ये बहुत सारी चीजें, और बड़ी कंपनी हो गई तो आसान नहीं है चीजें। तो नॉलेज तो सब जगह चाहिए, डेटा चाहिए, नॉलेज चाहिए। और आज के दौर में डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस में BSc ज्यादा पॉपुलर है बजाय मैथ्स में या ट्रेडिशनल ना। मेरे एक मित्र ने बताया कि सबसे कम स्कोप तो मैथ्स में है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैथ्स के स्कोप पे कभी हम बाद में बताएंगे और चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन आज स्टेट पे ही हम फोकस रखेंगे अपना। राज्य सरकारों के बारे में जैसे आपने बताया कि यहाँ भी जॉब है और भारत सरकार में भी है, मिनिस्ट्रीज में है, सभी को चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं जानना चाह रहा था इसके साथ साथ कि यहाँ से जब बच्चे तैयारी करेंगे तो देश के ISI तो एक हुआ, लेकिन ISI में तैयारी के लिए एक अच्छा लेवल चाहिए। और बता सकते हैं आपकी और कौन कौन से संस्थान हैं भारत में जहाँ जा सकते हैं बच्चे और अच्छे संस्थान है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर हम अपने उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी स्टैटिस्टिक्स है, नैनीताल वाले में, बिल्कुल। और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा में भी है। अच्छा, अल्मोड़ा में भी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है। हाँ है वहाँ पे भी। नैनीताल में भी, नैनीताल और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी है। अच्छा, वहाँ पर भी हम उत्तराखंड में तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड से बाहर जाएं, रुद्रपुर में भी है, टिहरी में भी है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, वो ये दोनों कॉलेज है। हाँ। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड से आगे को बढ़ें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा, हाँ ये बढ़िया। हाँ, उसके बाद मेरा कॉलेज वनस्थली विद्यापीठ, वहाँ से मैंने किया है, तो वहाँ पे BSc और MSc दोनों ही। उसके बाद PhD भी आप वहाँ से स्टैटिस्टिक्स पे कर सकते हो। बहुत अच्छी फैकल्टी है और बहुत अच्छा है। मैं इवन ये कहूँगी कि जो मेरी प्रिपरेशन है, मतलब मैं अभी तक मैंने जब प्रिपरेशन करी मैंने बहुत सारी अपने कॉलेज नोट से ही पढ़ा। तो वहाँ पे वहाँ पे मतलब अच्छी है, फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं और प्रिपरेशन आप अच्छी कर सकते हैं, नॉलेज भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट में पढ़े थे मैंने उन्हीं के नोट्स यूज़ करे, बस उसमें जो है मैंने ऐड ऑन करती रही थी मैं। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टैटिस्टिक्स हम ऑनर्स कर सकते हैं, BSc ऑनर्स। उसके बाद MSc कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से। वहाँ पे भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे किरोड़ीमल में है मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, LSR, इन सब में स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। हाँ, ये तो पहले से ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाँ, यहाँ पे भी, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने देखा है, पैटर्न में नोटिस कर रही हूँ, ISS जितने भी बच्चे हर साल में 2 या 3 बच्चे हमारे इलाहाबाद या लखनऊ यूनिवर्सिटी के है ही हैं। अच्छा, हाँ, ये हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, मतलब स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो है ही सब जगह। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि देश की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है आसानी से लगभग सेंट्रल ही 41 या 42 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस समय। उसके अलावा हमारे पास ISI है। ISI के अलावा IITs में भी शायद कई जो डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको, और भी कई संस्थान हैं। अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी कई अच्छे यूनिवर्सिटी हैं जहां आप देख सकते हैं। तो आज के दौर में कंप्यूटर्स जब से आए, आपको लगता है तब से स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई और अवेयरनेस भी बढ़ गई। हाँ, क्योंकि डेटा एनालिसिस तो मैनुअल करना और कंप्यूटर की मदद से करने का अंतर समझिएगा। आप एक छोटी एक्सेल शीट ही देख लीजिए, कितनी तेजी से एक्सेल पे लोग काम करते हैं। जब तक मैं वर्ड पे थोड़ा जानता था तो तब लगता था कि यही बढ़िया है, इतनी दुनिया ठीक है। जो थोड़ा भी एक्सेल जानता है उसे लगता है नहीं, वर्ड में के बजाय काम ही करना है तो एक्सेल में करो। जो इतने में भी है तो जब अब आप डेटा एनालिसिस पे जाइए, आप सोचिएगा आज की जो रिसर्च है, PhDs में देख रहा हूँ अधिकतर जगह डेटा एनालिसिस का काम है। क्योंकि आपने डेटा उठाया, उसको एनालाइज किया और उस आधार पर कंक्लूजन निकाला। तो मेरे ख्याल से जब से कंप्यूटर्स का दौर आया 1980 के दशक में यूरोप में और अमेरिका में, और 1990 के दशक में भारत में जब से आया है, तब से आपको लगता होगा ना कि ये काफी बढ़ गया है इसको, और दोनों इंटीग्रेटेड हो गए। अब कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से ज्यादा आपस में इंटीग्रेट हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
इवन आप MS वर्ड और MS एक्सेल की बात कर रहे थे, मैं इसमें 2 और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, R और पाइथन। हाँ, ये दोनों लैंग्वेज अगर हमें आ रही है तो वी कैन डू एक्सेल। मतलब बहुत अच्छा है ये दोनों लैंग्वेज अगर हम सीख लें तो बहुत कुछ हम डेटा एनालिस्ट वाला जो काम है वो हम एज अ लेमन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टैटिस्टिक्स ही पढ़नी पड़े। मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स की, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है और कंप्यूटर की भी। और कंप्यूटर की भी, R और पाइथन पता है, तो हम डेटा एनालिस कोई भी कर सकता है डेटा एनालाइज। हाँ, मतलब इसमें जॉब अभी भी पाना इस समय, ये मुझे लगता है वो फील्ड्स हैं जहाँ बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस एंगल से लोग देखते हैं, और अभी ये कुछ समय तक तो रहेगा ही। तो क्योंकि ये सबसे प्राइम पोजीशन है जहाँ सब्जेक्ट है जहाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये एक लंबे तैयारियां, पढ़ाई और आगे भी चीज़ें रहेंगी, तो अपने को मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए जिस समय आप रिलैक्स रहती हैं, बाकी तो हॉबीज या उसमें क्या करती हैं ऐसा जिससे लगे कि हम रिफ्रेश हो गए या मोटिवेटेड रहे? सर मेरी बेसिकली हॉबी जो रही योगा ही रही। मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही, जब से अपना 2020 में जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करा, तो मेरा जो मैंडेटरी था हर दिन में पढ़ाई भले ही 2-3 घंटे हो, बट योगा कंपलसरी था कि योगा और मेडिटेशन मुझे करना ही करना है। तो इस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प करा। अरे वाह, ये तो नया डायमेंशन है। अच्छा। हाँ, मतलब योगा और मेडिटेशन से एक तो पेशेंस डेवलप हुआ, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी बच्चे में वो है पेशेंस। क्योंकि आप मेरी जर्नी देखोगे तो 4 साल बहुत लंबे समय होता है। अगर मेरे में पेशेंस नहीं होता तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में गिव अप कर देती। तो योगा और मेडिटेशन से मेरे अंदर जो डेवलप हुआ वो हुआ पेशेंस डेवलप हुआ। और मैं ये कहूँगी कि जो ये जर्नी मेरी रही 4 साल की, इसने मेरे को खुद, भले ही मैंने सिर्फ प्रिपरेशन करी एज अ, मतलब कुछ डिग्री ऐड ऑन नहीं हुई मेरे उसमें, या मैंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सीखी नहीं, बट एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन मैं बहुत इवॉल्व और डेवलप हुई। खुद को खोज पाई। हाँ, वो वाली चीज़ तो योगा ने और मुझे बहुत ही हेल्प करा, मैं ये कहूँगी। अच्छा। मतलब हॉबी जो मेरी रही मेनली योगा रही। और हाँ, जैसे मेरा एक ये रहता था कि जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम हुआ है, जैसे ISS का एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि अब हम लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हम उस समय सिर्फ अपनी बुक्स पे ही देते हैं ध्यान, मतलब और कुछ चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं। तो मेरा ये पैटर्न रहा था कि जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम होता था, भले ISS का हो या गेट का दे रही हूँ या मैं स्टेट का दे रही हूँ, तो उसके बाद मैं एक नॉवल पढ़ती थी। अच्छा। ये मेरा फिक्स था कि एक नॉवल। फिक्शन या नॉन फिक्शन? सर यूजुअली मैं थोड़ी फीमेल ओरिएंटेड ही नॉवेल्स पढ़ती थी। जैसे एक दो मैं बताऊंगी, द पैलेस ऑफ इल्यूजन है। अच्छा। वो मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी नॉवल है वो भी। तो ऐसे ही मैं पढ़ती थी जो फीमेल ओरिएंटेड रही है। अभी मैं वो मिशेल ओबामा की बिकमिंग पढ़ रही हूँ। अच्छा, अरे वाह। हाँ, तो मतलब मेरा ये पैटर्न रहा है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपने दम पर बनाई है। हाँ, ठीक है, हाँ, हम लोग उन्हें बराक ओबामा की पत्नी के तौर पर जानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मिशेल ने अपनी दोनों बेटियों को भी जिस तरह से परवरिश दी है, हाँ, और वो अपने आप में इंस्पायरिंग है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे ये देख रहे होंगे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। सर सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहूँगी, क्योंकि मेरी इस जर्नी में मेरे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का रहा। अगर वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ISS में ऑल इंडिया 30 सीट्स थी। मतलब अगर मैं 2020 में बैक जाऊँगी और अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो शायद मेरे अंदर खुद में मेरे पे विश्वास नहीं था, मुझ पर नहीं था विश्वास था कि मैं 30 सीट्स में अपना एक सीट ले पाऊँगी। बट मेरे पेरेंट्स का मुझ पे वो विश्वास था और उनके विश्वास पे शायद मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगी करके। तो उनका जो था मेरे लिए अनकंडीशनल सपोर्ट था, मोटिवेशन था। मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहो, सपोर्ट कहो, मेरे पेरेंट्स ही थे। तो मैं अपने हर एक पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में, किसी भी फील्ड में, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स का ही रहता है कि पढ़ाई ही करनी है और फील्ड पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई करनी है। तो मैं ये कहूँगी कि आपका बच्चा जिस भी फील्ड में एक्सेल कर रहा है, मतलब जिस भी फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, आप उसमें उसको मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, तो वो आपको रिजल्ट देगा। भरोसा रखें, भरोसा रखें, पेशेंस वाला जो पेशेंस, वो, हाँ, क्योंकि पेशेंस की दिक्कत है मुझे लगता है। उन्हें इमीडिएट चाहिए, उन्हें क्लास 1 में भी 99 चाहिए। हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं हाँ, हर बिल्कुल जगह बिल्कुल। इतना ज्यादा प्रेशर से क्या हो रहा है कि वो कोलैप्स होने वाली स्थिति आ रही है।
पेरेंटिंग जो है आज के दौर में काफी डरावना शब्द ज्यादा होने लग गया है सर। कई जगह तो, क्योंकि पेरेंट्स ओवर कॉशियस हैं, हाँ। मतलब जरूरत से ज्यादा। तो भरोसा रखें, बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है वो इंसान बेहतर होगा, हाँ। और अगर भरोसा रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा अच्छा करेगा। करिएगा सर। एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी, कंपैरिजन। आजकल के मैं देख रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे को किसी से कंपेयर नहीं करा कि वो ऐसा कर रहा है तो तेरे को भी ऐसा करना है। इवन मैं खुद भी जब मैं इस जर्नी में रही तो मैंने सिर्फ अपने आप को अपने आप से बेहतर करने की चाहा, मैंने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करा। खुद के साथ ही करना हो, खुद ही के साथ कि अगर लास्ट टाइम मैंने ऐसा करा था तो मुझे इसमें और अच्छा करना है, अपने आप से कंपेयर। और पेरेंट्स से भी मैं यही अपना मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को ना किसी से कंपेयर मत करो। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको उसी तरीके से देखा जाए। मतलब मैं देख रही हूँ कि हो रहा है कंपैरिजन कि अरे वो ऐसा कर रहा है, ये इसीलिए चीजें खराब भी हो हाँ, रही हैं। वो नहीं अगर ये करना है। कर पाए, कुछ लोग भी सीख पाए, तो इस पूरी बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ खैर मुझे तो लगता है बहुत सार्थक बातचीत रही है। हाँ, धन्यवाद आपका भी, थैंक यू सो मच और सर। हमारे साथी दीपक पंत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये और जो तकनीकी हमारे सहयोगी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। नमस्कार।